98.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, multicultural radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 14 जुलाई 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और यतीन्द्र गुप्ता का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत बन सकता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आरबीआई डिप्टी गवर्नर। जब संविधान को रौंदा गया, सरकार की घोषणा पर बोले पीएम मोदी। सीबीआई केस में केजरीवाल को बड़ा झटका, 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ी। कैप्टन अंशुमन की मां बोली, बेटा शहीद सब कुछ ले गई बहू। मणिपुर पर पीएम मोदी से क्या बोले राहुल गांधी। अखिलेश यादव का दावा, अयोध्या में बाहरी लोगों को बेची जमीन, अरबों रुपए का हुआ घोटाला। बाबा रामदेव को झटका, पतंजलि को 50 लाख जुर्माना जमा करने के निर्देश। मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पति से मांग सकेंगी गुजारा भत्ता। भारत में 6 न्यूक्लियर प्लांट बनाने में मदद करेगा रूस, पीएम मोदी ने बताया था भरोसेमंद दोस्त। राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान, आतंकी हमले के खिलाफ हो जवाबी कार्रवाई। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। अब सुनिए समाचार विस्तार से। भारत की मजबूत बुनियाद और अंतर्निहित क्षमता को देखते हुए देश 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यदि भारत अगले 10 वर्षों में 9.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करता है, तो यह निम्न मध्यम आय के जाल से मुक्त हो जाएगा और एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत को श्रम उत्पादकता, बुनियादी ढांचे, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान और टिकाऊ वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था को हरित बनाने में जुड़ी विभिन्न चुनौतियों से पार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना इस बात की याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया था तो क्या हुआ था। मोदी ने एक्स पर कहा कि यह उस प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी दिन है जिसने आपातकाल की जातियों के कारण कष्ट झेले और जो कांग्रेस द्वारा लाया गया भारतीय इतिहास का काला दौर था। इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक बढ़ा दी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रहा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी ईडी से जुड़े मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि शीर्ष अदालत से जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल जेल से रिहा नहीं होंगे। राष्ट्रपति भवन में 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। शहीद की पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह ने यह सम्मान हासिल किया था। मात्र 7 दिन बाद ही अब उनके परिवार में कलह हो गई। शहीद की मां ने कहा कि बेटा शहीद हो गया और बहू सब कुछ लेकर चली गई। उसने अपना एड्रेस भी चेंज करवा लिया है।
कैप्टन अंशुमन सिंह पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन में साथियों को बचाते हुए शहीद हुए थे। माता पिता ने अपने बयान में कहा कि उनका बेटा शहीद हुआ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सम्मान और अनुग्रह राशि दोनों बहू लेकर चली गई। उनका बेटा भी चला गया और बहू भी चली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ है और वह 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दल मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में बाहरी लोगों को जमीन बेचे जाने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वहां अरबों रुपए का भूमि घोटाला हुआ है। उन्होंने इन भूमि सौदों की गहन जांच और समीक्षा की मांग की। यादव ने यह टिप्पणी द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक समाचार पर प्रतिक्रिया देते हुए की। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्किल रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं। यहां आस्थावानों ने नहीं बल्कि भू माफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं। यादव ने कहा कि इन सबसे अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को कोई भी लाभ नहीं मिला। बंबई उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद को अदालत के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। बता दें कि मोहम्मद अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर अहम फैसला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे के बाद भरोसेमंद दोस्त के रूप में रूस भारत में 6 न्यूक्लियर प्लांट लगाने में मदद करेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, जलवायु और अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतीयों के बीच संबोधन में रूस को भारत का भरोसेमंद दोस्त बताया था। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम भारत के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले को कायराना हरकत करार दिया। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इस हमले की निंदा और कड़ी जवाबी कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं उन बहादुरों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। कठुआ के बदनोटा इलाके में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इस महीने जम्मू संभाग में यह 5वां आतंकवादी हमला है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 74,480 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 52 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 56 रुपए 51 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम।
आज आपके साथ स्टूडियो में हैं संजीव शर्मा और यतीन्द्र गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं। तो गुप्ता जी, आज का कार्यक्रम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आप गाने भी बड़े अच्छे लेके आए हैं शैलेंद्र के। जी हाँ, तो शैलेंद्र जी और आज हमारे साथ में एक मेहमान भी हैं, खास मेहमान भी हैं, उनका भी हम परिचय कराएंगे थोड़ी देर में जी। तो आज का विचार क्या है? हाँ, तो आज का विचार आपको सुनाते हैं। लोकप्रिय होने का सबसे छोटा रास्ता अंतरात्मा के अनुसार चलना है। त्याग से लोकप्रियता मिलता है, धोखेधड़ी से नहीं। जो लोकप्रिय है वह खुद का धनी है, किंतु जो लोकप्रिय बनता है उसकी ही दुर्दशा भी होती है। स्वामी रामतीर्थ। तो श्रोताओं, चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा भजन। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। हे राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। हे राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से तू प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से तू प्राणी। राम नाम की ज्योत जलाकर अपना भाग जगा ले, मन में राम बसा ले। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। हे राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। राम नाम से प्रीत लगा के जीवन पार लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम।
श्रोताओं, आशा करता हूं ये भजन आपको पसंद आया होगा और आप शायद पहचान ही गए होंगे, ये जगजीत सिंह जी द्वारा गाया हुआ था। तो गुप्ता जी, आज का कार्यक्रम जो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, एक तो आप आ गए तो स्पेशल है जी जी, और दूसरा ये कि आज हम सारे गीत लाए हैं शैलेंद्र जी के लिखे हुए। और शैलेंद्र जी की जो सबसे आप जो खास बात मैं बोलूंगा कि जो दुनिया में भारतीय गाने ने जो धूम मचाई, वो सारे गाने जो हैं शैलेंद्र जी के ही लिखे हुए थे उस जमाने में, जिन्होंने इंडिया को एक लाइक बॉलीवुड फिल्मों को नया डायमेंशन लेके आए थे जी। तो उनका ही एक बहुत फेमस गाना जो स्पेशली रशा और उस सब जगह तो बहुत ही फेमस हुआ था, तो उसी से आज का कार्यक्रम शुरू करता हूं। रशिया के ऊपर आप कर रहे हैं? जी हाँ। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। तो श्रोताओं, आशा करता हूँ ये गीत आपको पसंद आया होगा। जी हाँ, ये शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। शैलेंद्र जी का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1923 और 14 दिसंबर 1966 को ये दुनिया छोड़ गए। बहुत ही यंग उम्र में उनका निधन हो गया था। और चार लोग बोलूंगा जिनकी जोड़ी बहुत ही फेमस थी। राज कपूर एज प्रोड्यूसर, मुकेश एज सिंगर एंड शंकर जयकिशन एज कंपोजर और शैलेंद्र जी एज लिरिसिस्ट। तो इस ग्रुप ने मिलके बहुत ही खूबसूरत गीत जो हैं दुनिया को दिए और इस कार्यक्रम में हम आपको वही सब गीत भी सुनाएंगे। तो चलिए गुप्ता जी, हमारे जो मेहमान हैं उनका आप हमारे सुनने वालों से जी हाँ जी। तो श्रोताओ, आज हमारे साथ में राजेश पिल्ले जी हैं जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है सिडनी में, उसके सीईओ हैं। राजेश जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया गुप्ता जी, शुक्रिया संजीव जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश तो पहले भी कई बार करी थी लेकिन आप अवेलेबल नहीं हो पाते थे, लेकिन आज
हमारा भाग्य है कि आप हमारे साथ में आए। लेकिन आज हम चाहते हैं कि राजेश कुछ इस तरीके की बात करिए जिससे कि हमारे श्रोताओं को जो भारतीय बैंक है यहाँ पे वो काफी समय से हैं, लेकिन उतना उनके साथ में रिलेशनशिप नहीं बन पाया, इसलिए आज आपको आमंत्रित करा है। लेकिन इससे पहले कि हम सीरियस बातें करें, थोड़ा आपके बारे में जानते हैं कि आप कब आए यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको, कहाँ से हैं आप भारत में, तो थोड़ा हमें अपने बारे में बताइए श्रोताओं। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिडनी ब्रांच के सीईओ के रूप में भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देखिए, मेरी जो मैं भारत में बेसिकली केरल नाम के एक केरल से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर जनवरी 2022 में पहुंचा। इनफैक्ट 1 जनवरी 2022 में मैं न्यू ईयर मैं सिडनी में सेलिब्रेट किया। तो इससे पहले एक्चुअली मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 28 साल के एक्सपीरियंस हो गए हैं। So I joined as a probationary officer in the year almost 1998. तो कितना था? 28 नहीं, 26 साल, सॉरी 26 साल के एक्सपीरियंस हो गया है। It's only number. So as you know, हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में वो कहते हैं ना कि हम लोग सब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं। तो शुरुआत में रूरल, सेमी अर्बन सारा काम करना पड़ता है। तो ऐसे प्रोबेशनरी ऑफिसर आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको तो हर ब्रांच के हर डिपार्टमेंट में, फिर मुझे हेड ऑफिस सब जगह, और लास्ट में मेरी जो मेन जो एक्सपीरियंस रही है वो फॉरेन एक्सचेंज में रही है। सो मैं 7 years फॉरेन एक्सचेंज में था। अच्छा। तो मैं यूनियन बैंक में फॉरेन एक्सचेंज का डीलिंग रूम का इंचार्ज भी था फॉरेक्स का। उसके बाद मुझे काफी फील्ड में भी काम करने का मौका मिला। फिर बाद में जब एक अपॉर्चुनिटी आया तो मैं सिडनी में तो सोचे कि चलिए ये भी एक एरिया हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमें वहाँ से आशा है कि सिडनी आपको पसंद आया। बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा। इनफैक्ट कभी कभी लगता है कि हमें यहाँ पे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। द बेटर लेट देन नेवर बोलते हैं। तो जी आप भारत में आप वैसे हैं तो केरला से, लेकिन आप और कहाँ रहे, आपके फादर कहाँ पे थे, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे? पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। सब श्रोता सोच रहे होंगे कि पिल्लई जी हैं तो और हिंदी इतनी अच्छी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए, लोग कहते हैं मैं इवन दो मैं केरल से रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे लोग आधा बिहारी बोलते हैं जी। तो बिहार का इनफैक्ट मेरी जो पैदाइशी और मेरी एजुकेशन सब जो हुई है वो उन दिनों रांची जो झारखंड का कैपिटल है, उन दिनों बिहार का पार्ट हुआ करता था। तो मेरे पिताजी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम करते थे। उनकी जो पोस्टिंग हुई थी रांची में हुई थी, तो इसलिए मुझे वहां पर अपने स्कूलिंग सब करने का सौभाग्य मिला। इसलिए काफी हिंदी जो दक्षिण भारत के जो रहने वाले लोग हैं उनसे थोड़े से मैं मानता हूँ थोड़ी बेटर है। और क्योंकि मेरी जो सेकंड लैंग्वेज जो थी हिंदी थी जी स्कूल में, तो इनफैक्ट वो सेकंड लैंग्वेज मैंने ग्रेजुएशन तक कंटिन्यू किया हिंदी। वेरी नाइस। सो इसीलिए थोड़ा सा मैं विश्वास करता हूँ। रांची में तो हिंदी बोली जाती नहीं? हाँ, हिंदी एक्चुअली रांची में सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन जब मैं केरल में ग्रेजुएशन के लिए मैं आया तो वहां भी मैंने सेकंड लैंग्वेज हिंदी किया, क्योंकि केरल में भी हमें ग्रेजुएशन में सेकंड लैंग्वेज ले लोग क्या होता है कि वहां पर मलयालम ले लगता है जी। तो मुझे हिंदी वहां भी मैंने लिया, तो काफी हेल्प हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा मैं विश्वास करता हूँ कि थोड़ा सा हिंदी में बेहतर अन्य दक्षिण भारत के लोगों से थोड़ा सा बेहतर बोल सकता हूँ। बहुत ही बेहतर बोल रहे हैं। क्योंकि मैं क्या क्लैरिफाई कर दूं, लोग हमारे श्रोता बड़े स्मार्ट है, वो सोचेंगे कि एक कुछ गड़बड़ है, ये पिल्लई नाम के लेके बनेंगे बिहारी को पिल्लई बना दिया। तो अभी जो आपका जो परिवार वगैरह है, बच्चे हैं, उनके बारे में बताइए। क्या वो भी उन्होंने भी एंजॉय करा सिडनी को? स्पेशली बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे दोनों बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं, एक 9वीं कक्षा में है और एक 5वीं कक्षा में है।
और इनफैक्ट मैं समझता हूं कि ये उनके जो कैरियर में और उनके जो लाइफ साइकिल में एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि यहाँ आके पढ़ने का मौका। हम सब तो छोटे छोटे शहरों से आए हैं, इसलिए हमें तो उतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, लेकिन इन बच्चों को काफी कुछ सीखना, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ के जो करिकुलम है, वे ऑफ टीचिंग एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया जी। क्योंकि हमें तो वो डिफरेंस पता चलता है कि मैं जब मैं एल्डर सन जो 9वीं कक्षा में है और हम जब वहां आए थे, यहाँ आए तो उनको 7वीं कक्षा में हम उनको डाले थे, तो 6ठी तक वहां से पढ़ने के बाद जब हम 7वीं कक्षा में यहाँ जब आए तो उनको हम घर में जब उन्हें पढ़ाते तो हमें उसका डिफरेंस पता चलता है। तो यहाँ पर जो इनफैक्ट आई वुड से दिस कैरियर का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बच्चों को जो कंसेप्ट जो है ना यहाँ काफी अच्छा एक्सप्लेन होता है। बच्चों को जो कंसेप्ट समझ में आता है, इंडिया में हम लोग क्या तो मोस्टली वो क्या तो कि हिंदी में कहते रट्टा लगाते हैं, बुकिश नॉलेज, उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम मिलता है। यहाँ पर वेदर इट इज ज्योग्राफी, साइंस और एनी अदर लिटरेचर और मैथमेटिक्स, उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है एंटायरली डिफरेंट। उससे बच्चों को क्या है कि दे बिलीव इन मेकिंग देम अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। राजेश जी वो भी है, और दूसरा अब इतना लाइक अब नॉलेज इज सो इजीली अवेलेबल। हमारे टाइम में अब आज आपको, जैसे मैं अपना बताता हूँ कि 7वीं 8वीं तक मैंने समुद्री नहीं देखा था, तो कोई भी नदी देख के मैं आई यूज्ड टू ट्राई टू इमेजिन कि इसको मैं अगर एक्सपैंड कर दूं तो वैसा समुद्र लगेगा। अब आजकल बच्चों को इंटरनेट पे कोई भी चीज आपको, ऑल दे नीड इज अ क्लिक एंड द होल वीडियो स्टार्ट्स। तो एक द होल वर्ल्ड हैज नाउ चेंज्ड। तो चलें एक गाना सुन लें शैलेंद्र जी का जी, और उसके बाद में फिर से बातचीत जारी रखेंगे। तो श्रोताओं, आशा करता हूं ये गीत आपको पसंद आया होगा।
और गुप्ता जी, हम लोग हर बार की तरह जो है पहेली लाए हैं जी, और आज की जो पहेली है मैंने सोचा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है अभी तो जो है। तो दोस्तों से कहूंगा कि चैलेंज है। हाँ, मतलब चैलेंज नहीं है, यस इन अ वे, बट मुझे लगता है हमारे सुनने वाले जी हाँ बिल्कुल बहुत पता होगा। तो दोस्तों कोशिश करिए कि बिना गूगल करे जस्ट गेस करिए, है ना। तो आइए, एक ये गीत है और मेरा प्रश्न है कि ये गीत किसने गाया है। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तो श्रोताओं, आपको बताना है कि ये किसने गाया है। जी हाँ, और जीतने वाले को कलर्स ऑफ इंडिया के $50 का वाउचर। जी हाँ, तो गुप्ता जी क्विकली हमारे स्पॉन्सर्स का संदेश भी सुन लें, बहुत जरूरी है ना। अपने स्पॉन्सर को बहुत सपोर्ट करते हैं। कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। तो दोस्तों, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। जी श्रोताओ, तो आप देखिए कि किसका सही जवाब आता है। कई लोगों के आंसर शुरू हो गए, लेकिन अभी तक कोई सही नहीं मिला मेरे ख्याल से। तो अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं राजेश जी के साथ में। तो राजेश जी, जब आप यहाँ पे आए तो ऐसे ही सिडनी आपको लगा जैसे आपने सोचा था? एक आप पिक्चर बनाते हो कि देखिए यहाँ के बारे में, यहाँ के एनआरआई के जो लोग हैं आपके साथ में, उन लोगों ने ठीक ठाक व्यवहार करा? देखिए, यहाँ पर जो ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया में जो हमें सिडनी के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें तो मीडिया के थ्रू ही मिलता है। जी हाँ। तो यहाँ एक पिक्चर तो था जो मीडिया से हमें मिला, लेकिन यहाँ आकर जो मैं देखा हूँ कि इससे अलग, इनफैक्ट सिडनी मुझे एक अलग ही देश लगा। यहाँ पर लोग काफी इस कल्चर, जो एंटायरली कल्चर जो है यहाँ का, जो टोटली डिफरेंट है। इवन जो इंडियंस, हमारे जो इंडियंस जो हैं, दे ऑल्सो यहाँ के कल्चर के साथ वो लोग काफी मिक्सअप हो गए। जी। सो फॉर एग्जाम्पल हम जो इंडिया में रोड्स में अब तो देखते हैं, रोड्स में हॉन्किंग, बेसिकली सिंपल हॉन्किंग, इतनी जरूरत हो, बिना जरूरत पड़े नहीं, हॉन्किंग काफी। यहाँ में यहाँ की जो कल्चर, पीपल डोंट हॉन्क। और हम इंडियंस भी वही, मैम वही एक इसमें वो लोग मिक्स हो गए कि दे डोंट हॉन्क एंड दे बिहेव इन अ वे। तो वो बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला यहाँ आकर, क्योंकि जो कि हम इंडिया में हम फॉलो नहीं करते, यहाँ आके काफी कुछ सीखने को मिला है। काफी कुछ दर्दनाक भी लगी है जो है कि, लेकिन ठीक है, एवरी कंट्री है, उनका अपना अपना कल्चर होता है, हर देश का अपना अपना कल्चर होता है। लेकिन ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि सिडनी आके काफी अच्छा, गुड, इफ आई से गुड एंड बैड, तो ओवरऑल अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है सारे, मैं कह सकता हूँ। आपने कहा कुछ जो दर्दनाक वाली बात, वो भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, दर्दनाक इसका क्या है ना कि समटाइम्स कुछ लोग हैं जो कि हमें चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि चोट पहुंचाते हैं और हमें लगता है कि बीइंग एन इंडियन वी शुड नॉट बी डूइंग दैट, बीइंग एन इंडियन वी शुड नॉट बी डूइंग दैट टू द स्पेशली
द इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो थोड़ा सा है, लेकिन ओपनली नहीं कर सकता. लेकिन बट थिंग इज दैट व्हेन यू आर, एक ही चीज मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ठीक है, वी आर हियर आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, बट इट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द लोकल बैंक्स हियर, विच इज एप्लीकेबल टू द लोकल बैंक्स, जो नॉर्म्स लोकल बैंक्स फॉलो करते हैं, हमें भी वही फॉलो करना पड़ता है. क्योंकि क्या होता है कि यहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर्स दे आर वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन एडीआई. हमें फॉरेन एडीआईस कहते हैं, ऑथराइज्ड डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. क्योंकि और वो जायज भी है, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग. क्योंकि स्टिल वी आर कंसिडर्ड एज ए डेवलपिंग कंट्री, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे कंप्लायंसेस सही हैं, तो और हमारे सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट प्रोसीजर सब सही हैं कि, तो इसलिए दे कीप ए वेरी क्लोज वॉच ऑन दैट. बट ऐसे जगह में कुछ हमारे भाई बहन लोग हैं जो आते हैं, व्हेन दे गेट रिजेक्टेड बाय द लोकल बैंक्स, दे कम टू अस एंड दे एक्सपेक्ट अस टू deliver something which they are not eligible in the normal course in this country. तो वहां पर काफी उनको जब उनको मिलता नहीं तो काफी निराशा होती है. देन वो थोड़ा सा दर्दनाक होता है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि when your customer is not happy, definitely you are also not happy when you are not able to deliver. तो वो एक थोड़ा सा दुख लगता है. लेकिन ठीक है, ओवरऑल तो पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि हमेशा कुछ लोग तो होते ही हैं. मैं समझता हूँ कि जो हमारे भारतीय सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हमने एक अपना मुकाम बनाया है, हमने अपनी रेपुटेशन बनाई है, मैं ऐसे मानता हूँ. ऑफ कोर्स कुछ लोग हमेशा मिलेंगे, बार बार यही बोलूँगा, लेकिन उससे आप ऐसी इमेज नहीं बनाइए. लेकिन साथ साथ में क्या है कि मैंने ये देखा है कि जैसे ही वो देखते हैं, वो सोचते हैं कि शायद आप वही ब्यूरोक्रेट हैं जो आप भारत से आए हैं. देखिए ना, बहुत सिंपल सी बात है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं. तो उनको लगता है कि जैसे वहां होता है वैसे ही आप यहाँ करते हो, इररिस्पेक्टिव. वो भूल जाते हैं कि यहाँ की सरकार, यहाँ के लॉ, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस अलग हैं, एंड यू हैव टू फॉलो दैट. तो इसमें एक यही एक्सक्यूज एक हो सकता है कि उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं हम, उनको लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, ना समझी है. लेकिन साथ साथ में ये भी है कि ये दोनों तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे को जाने. लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ बैंकों की हो जाती है कि रीच आउट करके, जैसे हमारा ये माध्यम है, आज हमने वही प्रयास करा है कि कैसे बैंकों को लोगों तक लेके आया जाए. ये आज के प्रोग्राम का प्रयास है, आपसे इंटरव्यू करने का प्रयास है, कि जिससे कि लोग आपकी सेवाओं को जाने, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, दोनों चीजों को. तो एक ब्रेक लिया जाए. बिल्कुल. तो एक हमारे लिसनर और पिछली बार हमारे साथ प्रोग्राम भी कर चुके हैं, पैट वाराणसी जी, उन्होंने लिखा है, ये उनको काफी अच्छा लगा है कार्यक्रम, और उन्होंने लिखा है कि राज कपूर एंड शैलेंद्र वर एक्सट्रीमली क्लोज, and in 1966 when Shailendra passed away on 14th December, it happened to be Raj Kapoor's birthday. On getting the news, he abandoned the festivities and rushed to Shailendra's house, crying uncontrollably. For Raj Kapoor, while Mukesh was his voice, Shailendra was his thoughts woven into beautiful lyrics. क्या बात है. Well said, Pat साहब. और हमारे जो सुनने वालों ने एक राज कपूर जी का नाम लिया है सिंगर, मुकेश का नाम लिया है किशोर कुमार का. तो दोस्तों, ये तीनों में से कोई नहीं है. एक कुछ अजीब सा अलग से सिंगर हैं. और आपको एक हिंट देता हूं कि ये गाना थोड़ा सा यूज किया गया था फिल्म कामचोर में, और उसके बाद आगे किशोर कुमार जी ने कंटिन्यू किया था इस गाने को. तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि शैलेंद्र जी ने अर्ली लाइफ ये जो है काफी गरीब परिवार में पैदा हुए थे. जी हाँ, और अख्तियारपुर आरा बिहार में पैदा हुए थे. बट ये अपनी लाइफ के शुरू में ये मथुरा आ गए, और मथुरा में इन्होंने स्कूल जो है किशोरी रमन विद्यालय में जो थे, और वहां पे इनकी मुलाकात हुई इंद्र बहादुर खरे जी से. तो इंद्र बहादुर खरे भी काफी फेमस पोएट और राइटर हुए हिंदी में, और ये दोनों साथ में मिलके कविताएं लिखने लगे.
जो है, और मथुरा स्टेशन के पास उनके रेलवे क्वार्टर्स में बैठ के, और बाद में जो है शैलेंद्र जी बम्बई चले गए और इंद्र बहादुर खरे उन्होंने राष्ट्रीय कविता कर काफी उन्होंने फेमस कुछ कविताएं लिखी और उसके बाद जो है वो भी काफी फेमस हुए। और शैलेंद्र जी ने अपना करियर स्टार्ट किया एज एन अप्रेंटिस विद इंडियन रेलवेज इन माटुंगा वर्कशॉप 1947 में, और ही स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री ड्यूरिंग दोस डेज। तो ये फिर नजर में आए राज कपूर जी के, और फिर तो जो है हिस्ट्री क्रिएट हुई। और क्या हिस्ट्री क्रिएट हुई, आइए ये गाना सुनते हैं, उससे आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
श्रोताओं, आशा करता हूं कि इस गीत ने काफी मेमोरीज जो हैं आपकी याद दिलाई होंगी। और चलिए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dafanradio.org.au। आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dafanradio.org.au पर देख सकते हैं। तो गुप्ता जी, आपको कैसा लगा ये गाना? गाना तो खैर ये तो गाना तो है इसके मतलब पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप। एग्जैक्टली। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। तो राज कपूर तो आपको पता ही है कि रशिया में सबसे पॉपुलर एक्टर हैं। नंबर 2 या ऑलमोस्ट नंबर 1 दूसरे एक्टर का नाम बताएंगे जो रशिया में बहुत फेमस है? मिथुन चक्रवर्ती। यस। तो किस्सा है कि गोर्बाचोव जब इंडिया आए तो अमिताभ बच्चन को बुलाया और उनको बताया गया कि ये बॉलीवुड के सबसे फेमस हैं। तो उनका जवाब था कि मेरी लड़की तो जो है वो मिथुन को ही जानती है और जो सबसे फेमस गाना था जिमी जिमी। और शायद आपने अभी सुना है नहीं, जब कोविड के दौरान चाइना में पीपल वर everyone was singing Jimmy Jimmy and a little slight Chinese version करके। तो जी हाँ। तो चलिए राजेश जी से बातचीत। तो राजेश जी और बताइए कि हमारे गुप्ता जी जो आपसे बैंकों, हमारे भारतीय बैंकों के बारे में पूछ रहे थे, तो कैसे आप हम लोग को जो नॉर्मल यहाँ भारतीय हैं उनको आप कैसे क्या सेवाएं दे सकते हैं? हाँ, तो ये सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि गुप्ता जी, एक क्या होता है कि हम सब भारतीय बैंक, स्पेशली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़े वेल विशर है। क्योंकि हम तो ये कह सकते हैं कि एज सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी भी हम, क्योंकि हमें जब भी कुछ एडवाइस की जरूरत होती है, फिर हमें कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो हम द फर्स्ट पर्सन वी लुक फॉरवर्ड, कुछ लोग हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन वी लुक फॉरवर्ड गुप्ता जी, बिकॉज ही इज ए वेरी बिग वेल विशर फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, मैं तो एक बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सेल्फिशनेस भी आप कह सकते हो कि अगर भारतीय बैंक यहाँ पे स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग की कई डेफिनेशन होती है, कई परिभाषा है, तो सबका हित होगा, जिसमें भारतीय भी हैं, ऑस्ट्रेलियन का भी हित होगा। मैं भारतीय बैंक को केवल एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देख पाया। आप अगर स्ट्रांग होंगे तो जैसे अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। उसके दो बहुत बड़ी वजह है। एक तो दोनों में बैंकिंग सिस्टम नहीं प्रॉपर, एक दूसरे में अकाउंट नहीं खोल पाते हैं। अब सीबीआई में किसी ने कंपनी खोली, अब कैसे सीबीआई में अकाउंट खोले, आप सोच के देखिए। यहाँ का आदमी समझो भारत में काम करता है, वो कैसे खोलेगा अकाउंट? और दूसरा है, अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं होगी तो फिर बात ही खत्म होगी। अगर आप यहाँ पे कंपनी खोलोगे, बैंकिंग नहीं है तो कैसे करोगे? मैं तो काफी, हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट हैं, तो जिसमें मुझे एक डायरेक्टर बनना होता है, फिर बैंक अकाउंट, बहुत झंझट है। और दूसरा है हार्मोनाइजेशन ऑफ आवर लॉज फॉर डिफरेंट थिंग, विच में इसमें आता है कि रिकॉग्निशन ऑफ आवर बिजनेस स्ट्रक्चर्स। तो वो एक लीगल वाला पार्ट है जिसमें शायद बैंकिंग फिर एक हेल्प कर सकती है, क्योंकि आपकी बातें हर कोई सुनेगा, दोनों सरकारें भी सुनेगी। मैं बैंक को आपको इस तरीके से देखता हूं हमेशा, उसमें फिर मुझे लगता है कि मैं कैसे उसको हेल्प करूं। तो ये मेरा पॉइंट है, क्लैरिफाई मैं करना चाहता हूं कि तो आई एम सेल्फिश ऑन दिस रिगार्ड। देखिए गुप्ता जी ऐसा है कि हम काफी बैंक्स, काफी अभी जो आज के डेट में सिडनी में
3 बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स आई वुड से। एक है हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक ऑफ बड़ौदा। हम 3 बैंक्स है यहाँ पर। आपने सही कहा, इनफैक्ट जब मैं 2022 में यहाँ आया था तो सबसे यहाँ पर हमारे पैरामीटा में एक हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एक दिवाली फंक्शन हुआ, तो इसमें ऑलमोस्ट लाइक 50,000 लोग आए। इनफैक्ट थैंक्स टू गुप्ता जी, उन्होंने ही हमें उसमें इंट्रोड्यूस करवाया था और हमें खींच के ले गए थे कि चलो अच्छा है आपको कभी भी, एंड इट वॉज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। इनफैक्ट वहां पर मुझे सबसे बड़ा शौक का बात हुआ कि हमारे एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है, जिनका इंडिया में अकाउंट्स है, एग्जिस्टिंग जो काफी कस्टमर्स आए और व्हेन दे सॉ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉल, वहां पर काफी लोग सरप्राइज हो गए कि सर आप लोग कब से हो यहाँ पर, बिकॉज आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑल्सो डजंट नो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट। इसका कारण है कि हम लोग रिटेल में नहीं है, हम लोग रिटेल में नहीं है। और अभी देखिए आज के डेट में हम देखते हैं कि कोई भी एनआरआई कस्टमर, मैं उनको आई विल नेवर ब्लेम ऑल्सो, एनआरआई कस्टमर कोई एनआरआई अकाउंट ओपन करने की सोचता है, उसका फर्स्ट चॉइस होता है या तो एचडीएफसी बैंक या तो कोई आईसीआईसी बैंक और एनी अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक। दे डोंट थिंक यार आज के डेट में जो 3 बैंक्स ऑस्ट्रेलिया में है, मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके, दे आर equally capable, in fact much better off than all these 3 banks, क्योंकि हमारा जो रीच है, जैसे कि हमारे खुद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 9,300 ब्रांच अक्रॉस इंडिया जी। आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या है। आप कोई भी एनआरआई को ले लीजिए सिडनी में या न्यू साउथ वेल्स में या ऑस्ट्रेलिया में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच उनका मिनिमम 5 किलोमीटर रेडियस में एक ब्रांच होगा जी, मिनिमम। तो सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, तो क्या हम एनआरओ अकाउंट आपके यहाँ ब्रांच में खोल सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया संजीव जी। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा मिस इंफॉर्मेशन है लोगों में कि हमें एनआरओ अकाउंट ओपन करने के लिए इंडिया में जाना पड़ेगा। काफी लोग सोचते हैं कि मुझे एक एनआरओ अकाउंट ओपन करना है तो मुझे इंडिया जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको एनआरओ अकाउंट ओपन करना है जी, आपको इंडिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ट्रांजैक्शंस करना है उसके लिए भी इंडिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है जी। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए, बेसिकली इसमें से सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है, केवाईसी जी। केवाईसी जो होती है सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट जी। हम यहाँ क्या, आप अगर देखिए आज का डेट में ऑनलाइन तो है नहीं, क्योंकि केवाईसी एक बहुत इंडियन केवाईसी थोड़ा सा दिक्कत है, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ऑस्ट्रेलियन केवाईसी थोड़ा हो जाता है, इंडियन केवाईसी में थोड़ा सा अभी भी गवर्नमेंट थोड़ा सा रूल्स उतना रिलैक्स नहीं किए हैं, इवन दो ई केवाईसी बोल के एक आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तकलीफ है। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई एनआरओ अकाउंट ओपन करना है और आपको हमारे वेबसाइट, हमारे इंडिया के जो वेबसाइट में जाकर आपका हमारा कोई आपके घर के पास, क्योंकि नेचुरली लोग एनआरओ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनके घर के पास, कन्वीनियंस के कि उनके पेरेंट्स को भी सब कुछ आसान रहे, और वो जब इंडिया जाएंगे तो उनको कुछ और कोई काम होगा, लोन लेना है, कुछ भी है, तो वो ही कन्वीनियंस। तो यू कैन कम टू अस और यू कैन कॉल अस। हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट में हमारा नंबर भी है, यू कैन कॉल अस और आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हम विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट ओपन करके देंगे। तो आप सारे डॉक्यूमेंट, सॉरी मैं इसलिए और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी और वो, क्योंकि अभी मेरे दोस्त को खोलना था और उसको यही केवाईसी की प्रॉब्लम हो रही थी और ये हो रहा था कि यहाँ आप नोटराइज कराइए। यहाँ पे जो नोटरी के चार्जेस गुप्ता जी जानते हैं, उन्हें कम से कम $100-200 लगते हैं, तो इसलिए वो सारा उसका प्रोसेस, ऐसे भी नहीं कि आपको फिर टाइम फिक्स करना जाना है। जी हाँ, तो वो अटका हुआ था। तो आई डोंट थिंक सो पीपल नो कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, नोटरी की कोई जरूरत नहीं, नोटरी, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको या आपके किसी भी रिलेटिव को इंडिया में कहीं भी एनआरओ अकाउंट ओपन करना है और आप यहाँ पर सिडनी में हैं जी, या आप सिडनी आ सकते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, आप हमारे वेबसाइट में हमारा ईमेल एड्रेस है, आप एक मेल कर दीजिए, हम आपको अपनी फॉर्म्स भेज देंगे। आपको कुछ उस फॉर्म्स को फिलअप करना है, हम आपको
2-3 डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरली आपको अपने पास होने चाहिए, जो कि सबसे पहली डॉक्यूमेंट है आपका लोकल एड्रेस प्रूफ जी। उसमें अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है तो काफी है, अगर आपका इंडियन पासपोर्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंडियन पासपोर्ट है तो यू नीड टू हैव ए ऑस्ट्रेलियन एड्रेस प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ ए ड्राइविंग लाइसेंस। फिर आपका इंडियन एड्रेस प्रूफ। इंडियन एड्रेस प्रूफ में देखिए, इंडियन अभी बहुत सारे एनआरआईज हैं जो कि यहाँ काफी सालों से रहते हैं और उनके इंडिया में उनके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो वहां पर देखिए इंडियन एड्रेस प्रूफ इसलिए हम लोग मांगते हैं क्योंकि हम जो एक ऑपरेशनल डिफिकल्टी इसलिए आती है कि कल को 10 साल 15 साल के बाद अगर हमें इस एनआरआई कस्टमर के साथ कम्युनिकेट इंडिया में कुछ इन्फॉर्मेशन, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, या उनका अकाउंट फिर से री-केवाईसी करना है, तो क्या होता है कि आपके यहाँ में सिडनी में लोग घर चेंज करते रहते हैं, मोबाइल चेंज होता है, तो काफी फिर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाती। इन सच्चे सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं कि उनके इंडियन एड्रेस पे कांटेक्ट करते हैं कि फलाना आदमी आपका रेफरेंस दिया था, तो व्हाई डोंट यू हम उनको कांटेक्ट करते हैं, इसलिए हम इंडियन एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। तो बेसिकली ये एड्रेस किसी न किसी रिश्तेदार का होगा, किसी भी रिश्तेदार या आपके मित्र भी हो सकते हैं, रिश्तेदार मित्र किसी जो कि आपको अच्छी तरह जानते हैं, उनका एड्रेस प्रूफ देना है, और वो हम लेंगे, आपका लोकल एड्रेस प्रूफ लेंगे, और अगर आप ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपका ओसीआई कार्ड का कॉपी, ये इतने डॉक्यूमेंट या ओसीआई मान लो अगर नहीं है किसी के पास में, तो देखिए ओसीआई नहीं, आपके ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट की सबसे दिक्कत क्या है कि आपका उसमें ये नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं, एड्रेस नहीं आता है ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट में, एड्रेस नहीं, आपका लोकल एड्रेस आता नहीं है। तो फिर सेकंड क्या होता है कि आप एनआरआई हो, एनआरआई ओसीआई हम इसलिए लेते हैं क्योंकि टू मेक श्योर दैट यू आर ऑफ ए इंडियन ओरिजिन, ओके, इसलिए हम ओसीआई कार्ड मांगते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम टू बी इंडियन बट दे आर नॉट इंडियन। बट जैसे किसी के पास पुराना इंडियन पासपोर्ट हो, अगर लाइक तो दैट ऑल्सो शुड सप्लीमेंट बट आई थिंक ओसीआई कार्ड इज द डॉक्यूमेंट विच नॉर्मली इंडिया में अब आजकल, बट जैसे हम लोग शुरू में, हम तो जब ओसीआई कार्ड नहीं था, हम तो तब के आए हुए हैं, और तब के हमने एनआरई अकाउंट और एनआरओ खोला है, तो ओल्ड इंडियन पासपोर्ट चलेगा। ये इसका मेन रीजन क्या है कि देखिए, पहला तो आपका लोकल एड्रेस प्रूफ हमें मिल जाता है, सेकंड क्या है कि टू मेक श्योर दैट यू आर एन इंडियन जी। तो इसमें क्या होता है कि उसे, और नहीं तो कुछ गलत लोग आ जाते हैं, तो फिर इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, 2 रीजन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो हमारे जो पासपोर्ट इंडियन एम्बेसी में जो स्पेसिफिक है, ऐसे कुछ नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चलेगा जो कि आपके फेस आना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट के साथ, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आज आपका जो भी कन्वीनियंट टाइम का अपॉइंटमेंट लीजिए, आ जाइए, हम कर देंगे। वेरी नाइस। श्रोताओं, अगर किसी और को और भी कोई चीज की या शिकायत या कुछ और रिक्वेस्ट या जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें लिखिए, या हमें फोन भी कर सकते हैं 0421-590-791 पे, और हम आपको फोन लाइन पर लेके भी सीधी बात करा सकते हैं हमारे राजेश जी से। तो गुप्ता जी एक बार पहेली का गाना और सुनवा दें। ये बहुत जरूरी है, लगता किसी का जवाब नहीं आया। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। क्या खूब आंखें हैं तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लेंगे देख कर इनको। तो श्रोताओं, ये था गीत, और आपको बताना है ये गीत किसने गाया है। थोड़ा सा संजीव जी हिंट करिए हमारे श्रोता। हिंट मैंने कई सारे दिया है कि
1982 में कामचोर फिल्म आई थी, तो उसमें ये गाना का शुरुआत थी और फिर किशोर कुमार ने कंटिन्यू किया था ये गाने को। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और इनके ब्रदर भी बहुत अच्छे सिंगर थे। जी हाँ, तो ये उतने फेमस नहीं थे, बट हिज एल्डर ब्रदर वाज वेरी फेमस। तो चलिए फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ, ऑप्शन होते ना 4। हाँ, अमिताभ बच्चन वाले। अच्छा, चलिए वो उस पे अभी आ जाएंगे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट, क्योंकि वो अब आकर कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो ये गाना सुन लें फटाफट, सुंदर सा। चलिए। गुप्ता जी, कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, आपने बताई। श्रोताओ, एक ब्रेकिंग न्यूज की तरीके से पहली बार हम कर रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनको एक सभा में वो जा रहे थे, उनके ऊपर गोली चली है, उनको खून भी आया है, उनकी जान सेफ है वैसे। हाँ, तो कान से, शायद कान से छूती हुई निकली है गोली। मतलब मैं तो इसको यही बोलूंगा कि वेरी वरिंग। और अमेरिका जैसी कंट्री में अगर ऐसा होना है तो और भी बात है, फिर इसको डेमोक्रेसी के तरीके से भी लिया जाता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक तो लोग इस पे हंस रहे हैं। आई डोंट नो आपकी क्या ओपिनियन है संजीव जी, कि इतने बड़े कंट्री में दो इतने ओल्ड प्रेसिडेंट जो दोनों, इज नॉट यंग आल्सो ट्रम्प। चलिए खैर वो हम लोग का वो नहीं है, बना जा रहा है, बट दोस्तों ये ऑल द बेस्ट जी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज हमने कहा आप लोग को
जिन्होंने नहीं सुनी है उनको बता दें। और राजेश जी, हम लोग के जो लिसनर्स हैं कुछ बोल रहे हैं, तो प्रदीप उपाध्याय जी कह रहे हैं एक्सीलेंट इन्फो ऑन KYC फॉर NRE NRO अकाउंट, इट्स लीस्ट नोन एरिया फॉर कॉमन NRIs। और दूसरा जो राजीव निगम जी कह रहे हैं नाइस इन्फॉर्मेशन ऑन ओपनिंग ऑफ NRE एंड NRO अकाउंट। और हमारी डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी कह रही हैं राजेश जी आपके बैंक की सूचनाएं बहुत उपयोगी हैं, किंतु हमारी साधारण दिन प्रतिदिन की बैंकिंग की सुविधाओं के लिए आपके बैंक की कोई योजना संभव है, ये पूछ रही है क्वेश्चन। ऋचा जी कह रही हैं इंडियन बैंक की उपयोगी जानकारी। तो इसमें एक तो जो राजेश जी आपको फर्दर जो थोड़ा बताना है, थोड़ी सी बात पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी जी। हाँ, तो इसमें देखिए हमें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स KYC के हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेके आना है, तो KYC में थोड़ा लोगों को बता दूं, नो योर कस्टमर, एम आई राइट? यस जी। तो बेसिकली बैंक्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसको मैं जस्ट बता दूं। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। आप देखिए इसमें एक और बात मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं हमारे यहाँ के NRI कस्टमर्स होते हैं, इनका जो हम आज जो KYC करते हैं जी, KYC करते हैं, इनको हम ऐसे लोगों को एक गलतफहमी है कि एक बार हमने KYC कर दिया उसके बाद फिर अकाउंट सालों तक चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। हम इंडिया में उसको जो नॉर्मल इंडिविजुअल कस्टमर्स है जो पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है या बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं है, उनको 8 साल में एक बार KYC करना पड़ता है। 8 साल में एक बार KYC करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि आपने आज एक KYC किया है और 8 साल में ये KYC हम लोग कहते हैं जी। इसमें क्या रीजन क्या है कि KYC इसलिए हम मांगते हैं कि पहला चीज क्या होता है, लोगों का एड्रेस चेंज हो जाता है, तो वी नीड टू अपडेट द करंट एड्रेस। सेकंड क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं चेहरा थोड़ा चेंज हो जाता है, लुक्स चेंज हो जाते हैं 8 साल में। और तीसरा लोगों का सिग्नेचर चेंज होता है जी, एक बहुत बड़ी बात है सिग्नेचर चेंज। फिर जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके थंब इंप्रेशन में या सिग्नेचर में इश्यूज आ जाते हैं, लुक्स में तो नहीं आते, लेकिन इसलिए गवर्नमेंट बोलता है, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इंडिया नॉर्म्स के अनुसार आपको 8 साल में एक बार कर। इसलिए काफी लोगों को क्या कंप्लेंट रहती है, सर मेरा तो अकाउंट डोरमेंट हो गया। जी जी जी। द डोरमेंट होने का एक तो कारण है कि आप 1 साल से ऊपर अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते जी। ट्रांजैक्शन का डिफिनेशन क्या है कि आपको मंथली इंटरेस्ट आ रहा है अकाउंट में, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से द ट्रांजैक्शन शुड बी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन। अगर 1 साल से ऊपर नहीं होता है आप ट्रांजैक्शन, 1 साल से ऊपर आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। ओके। और फिर आपको और 2-3 साल के बाद वो डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट मीन्स डेड। तो इसलिए आपको कोई ना कोई कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन करना है। कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन आप कुछ डिपॉजिट करें जी, 500 रुपया भी डिपॉजिट करें या 100 रुपया भी डिपॉजिट करें, वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। और आप कुछ विड्रॉ करें, 100 रुपया विड्रॉ करें, एक कस्टमर की तरफ से एक ट्रांजैक्शन। बैंक की तरफ से अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है दैट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज ए ट्रांजैक्शन। अगर वो आप हर साल कुछ ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, वो अकाउंट 8 साल तक कभी भी इनऑपरेटिव या डोरमेंट नहीं होगा। और 8 साल में कभी भी आप इंडिया वापस जाते हैं जी, अब दोबारा, अभी जैसे 8 साल तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, 6 साल हो गया, अब इंडिया जाते हैं, कुछ काम आया, तो आप कुछ मत कीजिए, ब्रांच में जाइए, सर मुझे KYC करना है। अच्छा। आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर, वो लोग वहीं पर KYC कर देंगे, फिर अगले 8 साल तक आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको क्या करना है कि हम आपसे सारे डॉक्यूमेंट विद इन 24 आवर्स हम अकाउंट ओपन करके आपको सारे चीज ईमेल में आ जाएगा, अकाउंट नंबर सब कुछ आ जाएंगे। अगर आप चाहें, देखिए 2 तरीके हैं, लोग 2 टाइप का काम लोग प्रेफर करते हैं, 2 नहीं 3 टाइप के लोग 3 टाइप का सर्विस प्रेफर करते हैं। एक तो लोग बोलते हैं सर आप एक काम करो, मेरी ATM कम डेबिट कार्ड, सुनिए ये ATM कम डेबिट कार्ड जो है इंटरनेशनल ATM कम डेबिट कार्ड है। ये ATM का, हाँ, आप यहाँ उस कार्ड में यहाँ भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आप विड्रॉ करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट एक्सचेंज रेट करके आपको जो आप ATM कम डेबिट कार्ड मिलता है, वो कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे मेरा ATM कम डेबिट कार्ड आप यहाँ पर मुझे
डिलीवर करा दो, हम करवा देंगे आपको। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं सर वो आप ना मेरे डैड ब्रांच में आएंगे, मेरे डैड या मेरे पेरेंट्स या रिलेटिव आएंगे, उनको आप डिलीवर कर दो। तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं है, तो कुछ लोग बोलते हैं ठीक है उनको, क्योंकि क्या होता है कि डैड को मंथली में कुछ विड्रॉ करना पड़ता है, तो फिर वो एक ऑथराइजेशन लेटर हम ले लेते हैं, तो डैड उसको जाके या पेरेंट्स को भी रिलेटिव ब्रांच में जाके, इंडिया में ब्रांच में जाके एटीएम कार्ड। तीसरा क्या है, लोग बोलते हैं सर आप अपना ब्रांच में ही रखे रहिए, मैं जब इंडिया जाऊंगा वहां से मैं ले लूंगा। तो इस टाइप का हम सर्विस करते हैं और वो भी हम करवा देंगे। फिर ऑनलाइन बैंकिंग भी हो जाएगा आपको यहाँ से। देखिए आजकल आपको मालूम है इंडिया में यूपीआई का तो पूरा रेवोल्यूशन है, ये हमारा जो ऑनलाइन बैंकिंग हम यहाँ पे इनेबल कर देंगे आपको, और उसमें आप यूपीआई भी इनेबल कर सकते हैं। अभी एनआरआई को भी यूपीआई इनेबल हो गया है। अच्छा ऐसा है? हाँ, यूपीआई भी इनेबल कर। राजेश जी 2-3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आप फिनिश करिए फिर मैं। यूपीआई भी इनेबल करके, और इंडिया में जब भी जाएंगे कैश कैसे करना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीआई। देखिए बेसिकली क्या होता है कि यूपीआई आप ऑनलाइन बैंकिंग लेने के बाद वो इंडियन नंबर मांगते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऑनलाइन बैंकिंग में आप क्या करते हैं कि आपको उसमें आप ये कर सकते हैं, यूपीआई इनेबल कर सकते हैं। फिर उसमें जाके ना आप जब भी आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन, ऐप को ओपन कीजिए और स्कैन कीजिए, आपका अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। सही। तो ये हर जगह आपको मालूम, आजकल तो इंडिया में छोटे छोटे पान दुकान में, छोटे छोटे फेरी वाले में, सब जगह पे एक क्यूआर कोड रखा हुआ है, आप जाकर उसको स्कैन कीजिए, पेमेंट हो जाएगा। तो राजेश जी 2 प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न ये है, एंड अगेन आई एम आस्किंग जेनेरिक क्वेश्चन, जो कोई भी इंडियन अकाउंट के लिए, आपका अगर इंडियन रुपी अकाउंट है तो आप उससे यहाँ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या खाली एनआरई या एनआरओ अकाउंट से ही विड्रॉ कर सकते हैं? एनआरई अकाउंट से ही आप यहाँ विड्रॉ कर सकते हैं, एनआरओ से भी नहीं। एनआरई और एनआरओ का सबसे बड़ा जो डिफरेंस इसमें आप लोगों को समझने की जरूरत है जी। देखिए एनआरई कस्टमर जब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आता है, एक इंडियन सिटीजन जब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आता है, तो इंडियन लॉ के हिसाब से अगर 182 दिन 182 डेज आप इंडिया से बाहर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर का जो डिफरेंशियल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जी। अभी हम हैं 2024 जुलाई में, अगर आप 2023-24 में 182 दिन आप इंडिया से बाहर रहे हैं, एज पर द डेफिनेशन यू आर ए एनआरआई जी। ठीक है, आप यहाँ आकर आप देखिए आपको 182 डेज वेट करने की जरूरत नहीं है, 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आके एनआरआई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपका जो इंडिया में, जब इंडिया छोड़ने से पहले आपके पास एक डोमेस्टिक सेविंग्स अकाउंट था जी, वो दैट नीड्स टू बी रीडेसिग्नेटेड एज ए एनआरओ अकाउंट। एनआरओ मीन्स नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, उसको रीडेसिग्नेट करना पड़ता है जी। आपको देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बैंक को जाकर आपका स्टेटस इन्फॉर्म करना है कि देखिए मैं अभी एनआरआई हो गया हूं, सो काइंडली रीडेसिग्नेट माय सेविंग्स अकाउंट नंबर सो एंड सो एज ए एनआरओ अकाउंट। आपका अकाउंट नंबर सब सेम रहेगा, बस उसका स्टेटस रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट हो जाएगा और बाकी एनआर हो गया। ये हो गया आपका। फिर एक एनआरई आपको अलग से ओपन करना पड़ेगा जी। देखिए तो ये 2 चीज हो जाएगा, तो आपके पास 2 अकाउंट हो गए। देखिए ये एनआरओ अकाउंट जो है, एनआरओ अकाउंट में क्या होता है, ये लोगों को इंडिया में काफी प्रॉपर्टी रहती है, काफी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, काफी कुछ उनके इनकम रेगुलर इनकम आते थे, एफडी रहते, उसके इनकम आते रहते हैं। इस एनआरओ अकाउंट में ये सारे पैसे क्रेडिट किए जा सकते हैं। ओके, बट एनआरई अकाउंट्स में जो इंडिया में जो अमाउंट आ रहे हैं वो एनआरई अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकते, लेकिन एनआरओ अकाउंट में ये सारे पैसे आप क्रेडिट कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट में आप बाहर से जो पैसा भेजते हैं, खाली डॉलर्स या कोई फॉरेन करेंसी, इंडियन रुपए में कन्वर्ट करके आप एनआरई अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। तो उसमें से आप यहाँ विड्रॉ, हाँ, उसके ऊपर जो एटीएम कार्ड आपको मिलेगा उससे आप इजीली यहाँ विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलिए ये क्लियर हुआ। और थोड़ा सा गाना सुन लें फिर, हाँ, क्योंकि काफी इन्फॉर्म आ रहे हैं, तो वो हाँ फिर तो पहले तो हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश सुनते हैं। जहाँ हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है, कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के
चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर कलर्स ऑफ इंडिया का संदेश। और जी हाँ, आज की जो पहेली है उसका भी जो स्पॉन्सर हैं वो कलर्स ऑफ इंडिया हैं। $50 का एक वाउचर। हाँ, तो राजेश जी आगे आप बता रहे थे, बताइए। देखिए, अभी एनआरओ अकाउंट आप में जो भी पेमेंट्स हैं, अभी देखिए उसमें आपको क्या होता है कि एनआरओ अकाउंट लोग क्या करते हैं, उसमें जो पैसा रखते हैं व्हेन एवर दे गो टू इंडिया, जी, वो लोग क्या करते हैं कि एनआरई अकाउंट से ज्यादा पैसा वहां से लेते नहीं है जी। एनआरओ अकाउंट से सारा पेमेंट साजिद जो भी करना है। फिर आप कभी पूछोगे कि मुझे एनआरओ अकाउंट में मैं पैसा रख क्या, मैं तो एनआरआई हूं, मैं इंडिया तो ज्यादा मुझे जरूरत पड़ती नहीं है, तो मैं एनआरओ अकाउंट में पैसा रख करूं क्या, भाई आई शुड कीप क्या। तो ये जो सारे पेमेंट है आपका वो गलतफहमी भी दूर कर देता हूं कि एज पर द फेमा गाइडलाइंस आपको एक साल में अप टू $1 million के इक्वलेंट फंड्स लाइंग इन एनआरओ अकाउंट कैन बी रिपैट्रिएटेड। मैंने ऐसे एक साल में इसे ईयरली, यदि $1 million $1 के इक्वलेंट Indian rupees you can repatriate from NRO account। वाओ, ये आपको एक फेज। लेकिन NRO अकाउंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि द whatever funds lying in the NRO account is taxable। NRO अकाउंट में जो हमें इनकम मिलता है उसके ऊपर हमें 30% टैक्स लगता है। ओके, ठीक है। हाँ, उसमें से जब फंड आप रिपैट्रिएट करते हैं, तो जब रिपैट्रिएशन में अभी आपको सबको मालूम होगा कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आउटवर्ड रेमिटेंस में एक टैक्स का जो रेट ऑलरेडी एक टैक्स था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ाया। पिछले 2023 बजट में उन्होंने 5% था। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया के इक्विवेलेंट डॉलर आप बाहर भेजना चाहते हैं, उसके ऊपर 5% आपको टैक्स देना था। इसका भी एक लिमिट है कि 7 लाख रुपया तक आप भेजते हैं तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। मैं एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। 7 लाख के ऊपर आप अगर पेमेंट करते हैं तो आप अपना पैसा आप बाहर आप भेजने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नया टैक्स का रेट बढ़ा दिया फ्रॉम 5% to 20%। इसका मतलब कि 1 लाख रुपया आप अगर बाहर भेजते हैं तो 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें भी ये 7 लाख की वो है छूट। उसमें अगर 7 लाख तक आपको भेजना नहीं है, लेकिन 7 लाख के ऊपर अगर भेज रहे हैं तो आपको फ्लैट आपको तो फर्स्ट 7 लाख तक कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो 7 लाख तक आप भेजते हैं तो आप कुछ नहीं लगता। मान लीजिए आप 8 लाख भेजते हैं, हाँ, तो 8 लाख के ऊपर 20%। हाँ, बट अगर 7 भेजते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा उसमें, अभी भी वो एग्जेम्प्टेड है। तो ये इसका रीजन, इसका बहुत 8 लाख पे कितना लगेगा? हाँ, 20% टैक्स क्रेडिट हुए। ओके, पूरे पे सबसे बड़ा भले ही वो ऐसी इनकम है जिस पर टैक्स पे करा जा चुका है, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई मतलब नहीं है। आप बाहर भेज रहे हैं तो 20% रेमिटेंस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और ये क्या है, इसका रीजन है क्योंकि क्या होता है जो पिछले 4 साल से जो 2023 में जब ये इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो गवर्नमेंट ने देखा 4 साल से जो HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, अराउंड 35,000 HNIs ने अपने सारे एसेट इंडिया से बाहर शिफ्ट कर दिए। ओके, इन लोगों पे थोड़ी क्योंकि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, इन लोगों पे थोड़ी पाबंदी लगाने के लिए गवर्नमेंट ने ये टैक्स, लेकिन आम आदमी को प्रॉब्लम नहीं है, जो आम आदमी है। लेकिन इसमें भी एक ये है कि आप वो एनआरओ अकाउंट में फिर नॉर्मल वे में अगर जिसका पास एनआरओ अकाउंट नहीं है वो कैसे बाहर पैसा भेजे, उनका भी क्या है कि एवरी ईयर जो लिबरलाइज LRM हम होते हैं, रेमिटेंस मॉड्यूल, उसमें क्या होता है कि एवरी ईयर $2.5 लाख के इक्वलेंट आप पैसा बाहर भेज सकते हैं फॉर वेरियस रीजन। जैसे एजुकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म हुआ, काफी रीजन के लिए $2.5 लाख तक आप बाहर भेज सकते हैं। तो उसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ, 2.5 लाख में क्या है कि आपको टैक्स लगेगा प्रोवाइडेड 2 रीजन के लिए आप भेजेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। पहला चीज मेडिकल रिक्वायरमेंट, आपको अगर कुछ सर्जरी करानी है बाहर में, उसके लिए आपको पैसा जरूरत है तो उतना अमाउंट $2.5 लाख की बात कर रहा हूँ, उसके इक्विवेलेंट आप पैसा भेजते हैं, आपके उसके ऊपर टैक्स नहीं लगे। सेकंड, एजुकेशन पर्पज के लिए अगर आप पैसा भेजते हैं और वो पैसा जो आप बाहर भेज रहे हैं, दैट मनी यू हैव टेकन लोन इन इंडिया। ओके, अब अगर अपने ओन फंड से एजुकेशन पर्पज के लिए पैसा बाहर भेजते हैं तो आपको 20% पैसा टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने एक एजुकेशन लोन लिया है इंडियन बैंक्स में और वो पैसा आप यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा।
गुड टू नो। तो गुप्ता जी, एक शैलेंद्र जी के ऊपर एक अच्छा सा ऑडियो फीचर लेके आए हैं, आइए उसको सुनते हैं और फिर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। ये दास्तां है एक बहुत ही अनोखे गीतकार की, जिसने मुफलिसी का दौर देखा और लग रहा था कि मुफलिसी में ही दम तोड़ देगा, पर यह पहुंचा शिखर तक। नाम है इनका शैलेंद्र। जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, जाने वाले। इन्होंने ही लिखा था कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। और इसी अंदाज में शैलेंद्र साहब फिल्म इंडस्ट्री पे छाए रहे। इनका जन्म हुआ 30 अगस्त सन 1923 में। ऐसा बताया गया कि शैलेंद्र साहब का जन्म रावलपिंडी शहर में हुआ था। बाद में ये मथुरा चले आए। हालांकि इनके पुरखों की जगह है अख्तियारपुर, आरा जिला, बिहार। ऐसा बताया गया कि शैलेंद्र साहब के पिता बहुत बीमार पड़ गए, गरीबी की हालत थी और तब इनका परिवार रावलपिंडी छोड़ मथुरा चला आया, जहां पर इनके एक रिश्तेदार रेलवेज में काम किया करते थे। पर वहां भी हालात सुधरे नहीं। गरीबी का आलम यह था कि शैलेंद्र साहब और इनके भाई अक्सर जबरदस्ती बीड़ी पिया करते थे ताकि इन्हें भूख न लगे। शैलेंद्र साहब ने तो किसी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई की और इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचे, पर बदकिस्मती इनका पीछा न छोड़ती थी। तुम अरबों का हेर फेर करने वाले राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी। इनका ईश्वर पे से विश्वास उठने लगा। इनकी इकलौती बहन का इंतकाल हो गया क्योंकि गरीबी के कारण इलाज न कराया जा सका। शैलेंद्र साहब जब मुंबई की तरफ आए तब इनकी किस्मत जरा पलटने सी लगी। ये भारतीय रेलवेज के माटुंगा वर्कशॉप में काम करने लगे। इनके अंदर की आग इन्हें शायरी की तरफ प्रेरित करती। ये कविताएं लिखते रहते। ऐसा भी बताया गया कि शैलेंद्र साहब जब इफ्ता की मीटिंग्स के लिए आया करते थे तब इनकी शर्ट पे जले के निशान होते थे, क्योंकि ये बतौर वेल्डर काम कर रहे थे। इन्होंने एक मुशायरे में कविता पढ़ी, नाम था जिसका जलता है पंजाब। इस कविता से उस जमाने के जबरदस्त फिल्म मेकर और अभिनेता राज कपूर बड़े मुतासिर हुए। राज कपूर साहब ने कहा कि शैलेंद्र, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फिल्म आग के लिए गाने लिखो। पर शैलेंद्र साहब नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों का हिस्सा बने। राज कपूर साहब ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। शैलेंद्र साहब ने पैसे ठुकरा दिए। राज साहब ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ये लिफाफा अपनी मेज की दराज में रख रहा हूँ, जब कभी तुम्हें जरूरत हो तो चले आना। सुनिए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये कहानी सच्ची है, आखिर आप मानते क्यों नहीं? शैलेंद्र साहब की शादी हो चुकी थी। इनकी बीवी पेट से थी। मुफलिसी का आलम बढ़ता जा रहा था। तब शैलेंद्र साहब को राज कपूर साहब की बात याद आई, लेकिन पैसे ये यूं ही नहीं लेना चाहते थे। इन्होंने कहा कि मैं अब आपके लिए गाने लिखूंगा। जी हाँ, अभी हाजिर होता हूँ जी। तब इन्होंने 2 गाने लिखे और 500 रुपए उसका मेहनताना लिया। वहीं से चौकड़ी जमी शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की। राज कपूर की फिल्मों के ये 4 जबरदस्त स्तंभ बन के उभरे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे उठा प्यारा प्यारा। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि जब राज कपूर साहब फिल्म आवारा का निर्माण करने वाले थे तब उसके लेखक के अब्बास ने शैलेंद्र साहब का मजाक उड़ा दिया था। ये कहा था कि 2.5 घंटे से मैं ऐसे कहानी सुना रहा हूँ, ये क्या हमारी फिल्मों के गाने लिखेगा, ये तो एकदम चुपचाप बुत बना बैठा है। तब शैलेंद्र साहब जरा खफा हुए और पलट के कहा था कि या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। इस लाइन को सुनने के बाद अब्बास साहब भी खामोश हुए और राज कपूर साहब बेहद खुश। और ये गाना आवारा हूँ राज कपूर साहब की अमर पहचान बन गया। मुझसे
मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। शैलेंद्र साहब इप्टा से काफी वक्त तक जुड़े रहे। इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन सिर्फ शंकर जयकिशन के साथ ही नहीं, सलिल चौधरी के साथ भी इनके गीत खूब मकबूल हुए। सचिन देव बर्मन की गाइड, बंदनी और काला बाजार को कौन भूल सकता है। और महान सितार वादक रविशंकर ने जब अनुराधा का संगीत दिया था तब शैलेंद्र के ही बोलों का इस्तेमाल किया गया। राज कपूर साहब रहे कि दिलीप कुमार साहब या फिर रहे देवानंद, सभी के लिए इन्होंने गाने लिखे। बिमल रॉय जैसे महान फिल्म मेकर के लिए भी इन्हीं के गानों का इस्तेमाल किया गया। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। हो दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। राज कपूर साहब बड़े प्यार से इन्हें कविराज या फिर कभी कभी पुष्किन कहा करते थे। बहुत से मकबूल गीतकारों ने यह माना कि शैलेंद्र सही मायनों में गीतकार थे, बाकी लोग तो शायर थे जिन्होंने फिल्मों में गाने लिखने शुरू किए थे। शैलेंद्र साहब का लिखा गाना मेरा जूता है जापानी अंग्रेजी भाषा की फिल्म डेडपूल में भी इस्तेमाल किया गया। इन्हें पैसा मिला, नाम मिला और इनकी तबीयत जरा ऐसी थी, कुछ हट के काम हमेशा ये करना चाहते थे। इन्होंने फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू किया, जिसका निर्देशन किया बसु भट्टाचार्य ने। इस फिल्म के हीरो और हीरोइन थे राज कपूर और वहीदा रहमान। इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म भी मिला, लेकिन इस फिल्म के निर्माण के चक्कर में शैलेंद्र साहब का दिल टूट गया। इन्हें समझ में आ गया कि कौन अपना है कौन पराया। न रिश्तेदारों ने ही ठीक से साथ दिया, न ही फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों ने। और तब इनका गाने लिखने से मन उठ गया। इन्होंने देवानंद साहब की फिल्म जूल थीफ के लिए भी गाने लिखने थे, पर इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब मन नहीं करता। धीरे धीरे इनकी सेहत भी गिरने लगी। और हैरत की बात यह है कि 14 दिसंबर वो दिन जब राज कपूर साहब का जन्मदिन होता है। उसी दिन शैलेंद्र साहब बीमारी की हालत में राज कपूर साहब से मिले और कहने लगे कि फिल्म मेरा नाम जोकर के गाने मैं जरूर मुकम्मल करूंगा। मैं बीमार हूं, ठीक होके आऊंगा तो सारे गाने लिख डालूंगा। पर कौन जानता था कि शैलेंद्र और राज कपूर की वो आखिरी मुलाकात होगी। 14 दिसंबर सन 1966 को शैलेंद्र साहब का इंतकाल हो गया। और तब इनके बेटे शैली शैलेंद्र ने मेरा नाम जोकर के बाकी गाने पूरे किए। वाकई शैलेंद्र इकलौते ऐसे गीतकार रहे जिन्होंने संजीदा काम भी किया तो बड़े ही रोमांटिक गाने भी लिखे। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। फिल्म भी बनाई तीसरी कसम, जो आज की तारीख में सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक गिनी जाती है। पर शैलेंद्र साहब उसकी मकबूलियत देखने के लिए जिंदा ना रहे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शैलेंद्र जैसा गीतकार ना कोई था और ना ही कोई और होगा। सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए जाने वाले। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो राजेश जी, चलिए बातचीत और जारी रखते हैं। और आपने व्हाट्सएप पे बड़े लोगों के मैसेज आए। गुप्ता जी अभी सब
पढ़ के आपको बताएंगे। मेरा एक बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है कि मैं अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सिडनी ब्रांच के अंदर आता हूं तो मुझे क्या सुविधा मिल सकती है? संजीव जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम जो इंडियन बैंक्स हैं यहाँ पर, जी, हम लोग यहाँ पर रिटेल पे तो है नहीं जी, लेकिन पहले भी एक सवाल शैलजा मैडम का जी, डॉक्टर शैलजा करके उनका भी एक सवाल आया था। जी। देखिए, सबसे पहला चीज है कि हम यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि आप रिटेल में नहीं है का क्या मतलब है? देखिए, APRA कहती है, APRA में ऑस्ट्रेलियन प्रूडेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी कहती है, हमें जो लाइसेंस मिला है यहाँ पर, हमें नहीं, हम जो तीनों इंडियन बैंक्स को जो लाइसेंस मिला है, होलसेल बैंकिंग का लाइसेंस मिला है जी। इसका मतलब कि हम जो रिटेल बिजनेस, जैसे हम हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, जो रिटेल बैंकिंग जो हम लोग यहाँ पे लोग करते हैं, फिर सेविंग्स अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड सर्विसेज, ये जो है ना ऑस्ट्रेलियन फॉइल में हम नहीं कर सकते। यहाँ के जो बिजनेस मॉडल में हम उसको नहीं कर सकते। तो व्हाट डू यू क्लासिफाई एज होलसेल एंड व्हाट एज रिटेल? होलसेल में बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट्स। अच्छा, हाँ, तो मेरी अगर यहाँ कंपनी है, हाँ, तो मैं अकाउंट खोल सकता हूँ आपके बैंक में? डेफिनेटली आप खोल सकते हैं। आप हमारे यहाँ करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको ट्रांसैक्शन करने के लिए आपको दूसरे कोई बैंक में, जैसे होता है ना जो करंट अकाउंट, जो डेली क्लियरिंग चेक फैसिलिटी, वो सारे करने के लिए आपको कोई भी ऑस्ट्रेलियन बैंक में अकाउंट रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिटेल में नहीं है तो हम क्लियरिंग के मेंबर नहीं है। ओके, हम यहाँ के क्लियरिंग के मेंबर नहीं है। आप हमारे थ्रू डे टू डे ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन। लेकिन फॉर द कस्टमर्स, स्पेशली इंडियंस, हम अब आते हैं, सबसे पहला चीज जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं वो रेमिटेंस अकाउंट्स का फैसिलिटी है। अच्छा, जैसे कि आप हमारे यहाँ एक रेमिटेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हर बार जब इंडिया में पैसा भेजना है, देखिए क्या आता है कि आजकल रेमिटेंस के लिए बहुत सारे ऑनलाइन एप्स आ जाते हैं जी, लेकिन ये सब जितने भी ऑनलाइन एप्स है ना, इन सब में द टिकट साइज बोलते हैं, अमाउंट पर ट्रांजैक्शन का जो टिकट साइज है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है। कुछ लोग में $1000, $1500 में रहता है, कुछ। लेकिन हमारे जैसे बैंक में, जैसे कुछ लोग, काफी लोग जो बड़े NRIs हैं, उनको जैसे कि इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, तो वो लोग क्या होता है कि हमारे थ्रू बड़ा अमाउंट जब उनको भेजना पड़ता है तो दे डू रेमिटेंस अकाउंट। हमारे छोटा अमाउंट भी लोग करते हैं, जो हमारे इंडिया में काफी लोग ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है जी, काफी लोगों के पास हाउसिंग लोन लिया हुआ है यूनियन बैंक में, तो उन लोग क्या करते हैं कि हमारे थ्रू पैसा भेजते डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये हम आपको एक फैसिलिटी। सेकंड, डॉक्टर शैलजा जी ने एक सवाल पूछा था, आई थिंक, जो आपने पहले रीड किया था, तो वो एफडी फैसिलिटी भी हम दे सकते हैं जी। देखिए, यहाँ पर भी एक छोटा सा दिक्कत ये आ जाती है कि जो रेगुलेटर है हमको यहाँ पर, उन्होंने हमको एक मिनिमम टिकट साइज एफडी के लिए रखा है। अच्छा, तो हम इंडिविजुअल कस्टमर से, कंपनी है तो हम उसके लिए टिकट साइज नहीं है, इंडिविजुअल कस्टमर से हम 2.5 लाख AUD से नीचे की अमाउंट हम एफडी नहीं दे सकते हैं। ओके, इसका ये हुआ कि अगर आप हमारे यहाँ एफडी करना चाहते हैं तो मिनिमम 2.5 लाख AUD का अमाउंट होना चाहिए। एक बार 2.5 लाख आ गए, उसके बाद आप छोटे अमाउंट भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मिनिमम आपका यहाँ पर 2.5 लाख होना चाहिए हमारे साथ जी। वो एक रेस्ट्रिक्शंस है। ये दो मेन जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ये जो मेन जो सर्विस जो हम देते हैं यहाँ पर जी। उसके अलावा इंडिया में आपको कोई भी सर्विस, जैसे पहले हमने बात किया था, अकाउंट ओपन करना है, या आपको डेबिट कार्ड चाहिए, या आपका अकाउंट एक्टिव करना है, जो भी करना है, डोरमेंट अकाउंट को एक्टिव करना है, और भी कुछ आपके वहां पर कोई लोन लेना है, मॉर्गेज हाउसिंग लोन लेना है, तो यहाँ पे आपसे मिल सकते हैं। आप हमसे आके मिलिए, आपको जो ब्रांच में लोन चाहिए हम सारा हम उसको लीड हम इंडिया में पास करेंगे। आपका डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं उसका, और सारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ कर। बात यही है कि फिर जब वो डॉक्यूमेंट इंडिया में जाएगा तो फिर वहां पर आपको एडजुडिकेशन करना पड़ता है, जो इंडियन लॉ के हिसाब से एजुकेशन होता है। लेकिन सारा जो डॉक्यूमेंट हमारे सिग्नेचर हमारे सामने साइन करके हम उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए इंडिया में जाने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। तो ऐसा करते हैं संजीव जी, हाँ, काफी प्रश्न आए हैं तो आप सारे पढ़ दीजिए। हाँ, तो एक तो क्योंकि घड़ी भी तेज चल रही है, मुझे मालूम है घड़ी जो है ना क्यों तेज चलती है मालूम नहीं। 9 से 11 के बीच में बड़ी तेज चलती है जी। तो शैलजा जी पूछ रहे हैं, राजेश जी, आपके बैंक की सूचनाएं बहुत उपयोगी हैं, किंतु हमारी साधारण दिन प्रतिदिन की बैंकिंग की सुविधाओं के लिए आपके बैंक की कोई योजना संभव है? कोई योजना नहीं, यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया में तो मुश्किल है, बिकॉज हमने जैसे बोला कि होलसेल बैंकिंग का जो आपने बता दिया, इसके लिए हमारे पास उसका कोई योजना नहीं है। बट
इफ अगर आपको इंडिया में कुछ भी चलना है तो यहाँ से कुछ भी करना है, आपको वहाँ अकाउंट ओपन करके आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, पेमेंट करना है, जो भी सारे चीज हम यहाँ से करवा, कोई अकाउंट वहाँ एक्टिवेट कराना हो और आपको पेमेंट्स करने हैं, आपको मंथली वहाँ कुछ रेंट पे करने हैं, फीस पे करने हैं, प्रीमियम्स पे करने हैं, कुछ भी करना है आपको हम यहाँ से ऑनलाइन बैंकिंग का फैसिलिटी दे देंगे। आप यहाँ से शुरू कर दीजिए। अब बस इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, आपको फंड भेजने के सारा बैंक अकाउंट यहीं से बैठे बैठे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और वहाँ से ऑनलाइन बैंकिंग के सारे पेमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी एक और है कि काफी लोगों के डोरमेट भी हो गए अकाउंट, उनके लिए क्या हम कर सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात, अगर यूनियन बैंक में आपका अकाउंट है, आपका डोरमेंट हो गया है, कोई चिंता मत कीजिए। बस हम यही चाहते हैं कि आपके अकाउंट नंबर, आपके पास आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अकाउंट नंबर के साथ आप हमें लिखिए कि हमारा अकाउंट डोरमेंट हो गया और हम उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म होता है हमारे यहाँ पर, 2 पेज का फॉर्म है, सर्विस रिक्वेस्ट, बड़ी सिंपल सी फॉर्म है। तो उसमें हम आपका लेटेस्ट नेम, एड्रेस, फिर सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब हम उसमें लेते हैं। आपको वो लेके फिर आपको आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ओके, एक दिन अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए, हम उसको लेके फिर यहाँ से विद इन 24 आवर्स हम उसको एक्टिव कर देंगे। वेरी नाइस। तो श्रोताओ, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, राजेश जी ने कई बार बोली है कि अपॉइंटमेंट लेके आइए, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा स्टाफ नहीं होते हैं, पूरा ऐसा सिस्टम नहीं जैसे कि भारत में होता है। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, वो चाय भी पिलाएंगे, कॉफी भी पिलाएंगे आपको और आपको काम भी करेंगे। अच्छा, ऋचा जी कहते हैं इंडियन बैंक की उपयोगी जानकारी। अच्छा, एक हमारे रमेश जी पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज आस्क मिस्टर पिल्ले वेदर वी कैन ओपन एफडी विद देम से इन अमेरिकन डॉलर? देखिए, गुड क्वेश्चन। तो पहले तो $2.5 लाख वाली बात आप देखिए, आप हमसे एफडी अमेरिकन डॉलर में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर वही आपका का जो मिनिमम टिकट है, देखिए 2.5 लाख AUD के इक्विवेलेंट मिनिमम एफडी होना चाहिए। उस अमाउंट से आप एफडी ओपन कर सकते हैं और हम एक्सेप्ट, हमारे पास हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, US डॉलर में हम एफडी लेते भी हैं, तो आप डेफिनेटली ओपन कर सकते हैं। ओनली थिंग इज दैट $2.5 लाख अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप इंडिविजुअल है। अगर आप कंपनी है तो उसमें फिर रजिस्ट्रेशन खत्म। तो अगर एक बात आपसे पूछते हैं कि अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसमें अगर हम एफडी अकाउंट खोलते हैं तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपको एफडी ओपन करना, जो इंडिया में, यहाँ के नहीं, देखिए US डॉलर में, हाँ डेफिनेटली, जैसे कि हम लोग कहते हैं रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी, एनआरई का जो नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, और ये सारे अकाउंट आप इंडिया में भी खोल सकते हैं। आपको यू नीड नॉट, हम लोग उसको कहते हैं एफडी ओपन करना, उसको कहते हैं FCNR बोलते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रिपैट्रिएबल, फॉरेन करेंसी रिपैट्रिएबल FCNR अकाउंट होते हैं। इसमें सॉरी, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, इसमें क्या है कि आप यहाँ से फॉर एग्जांपल 1000 AUD भेज सकते हैं। देखिए, FCNR डिपॉजिट क्या होता है, इंडिया में सारे फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास AUD है और आप चाहते हैं कि ये 1000 AUD का मुझे इंडिया में अकाउंट ओपन करना है, वो सिंपल सी बात है। आप इंडिया में आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम 1000 AUD हम 1000 AUD इंडिया भेज देंगे और आपका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सारे हम यहाँ से फिलअप कर लेंगे। हम उसका अकाउंट नंबर सर्व करके हम आप जिस ब्रांच में आपका अकाउंट चाहिए वो भी हम ओपन करवा सकते हैं इंडिया में, तो यहीं से फैसिलिटेट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर किसी के पास $50,000 भी हैं, वो यहाँ पे नहीं खोल सकते हैं, लेकिन इंडिया में वो खोलते हैं, आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, और वो इजीली रिपैट्रिएबल भी है, क्योंकि अगर वो FCNR अकाउंट का फायदा क्या है, और कल को 1 साल का उसमें एक ही कंडीशन है कि वो मिनिमम 1 साल रहे, तभी आपको, इवन NRE FD में भी क्या होता है ना, मिनिमम 1 साल रहे तभी आपको इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए आपने 10 महीने में उसको विड्रॉ कर लेते, $1 भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो खैर, वो तो जो है वो जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि जो हमारे दीपक जी पूछ रहे हैं, I was told that you pay tax on repatriation account, but that can be recovered by tax return in the financial year. So part of 20. अब ये आपके एरिया नहीं है, आपकी एरिया है? नहीं, हमारी एरिया नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हम भी जानकारी रखते हैं। बताइए। देखिए, बेसिकली ये बहुत अच्छा चीज है। अगर आप टैक्स पे करते हैं, और इसमें एक ही प्रॉब्लम क्या होता है कि सिंस ये गुप्ता जी का एरिया, मैं फिर भी बताऊंगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे NRIs इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं करते हैं।
तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मैं 10 NRI से मिलता हूँ, उसमें से मेजॉरिटी मैं देखता हूँ 60%, मैं जिसे मिला हूँ 60% ऑफ द पीपल डोंट फाइल एनी रिटर्न इन इंडिया। तो उनका मानना भी है कि हमारे पास कोई इनकम नहीं है। देखिए अभी नया जो गवर्नमेंट हमारे इंडियन टैक्सेशन लॉ के हिसाब से अगर आपका एनुअल इनकम इंडिया में 3 लाख से नीचे है, पहले 2.5 लाख था, उसको अभी 3 लाख कर दिया। NRI का एनुअल इनकम 3 लाख से नीचे है, यू नीड नॉट फाइल ए रिटर्न। जी, तो काफी लोग बोलते हैं हमारे पास उतना इनकम आता नहीं है, तो वाई आई शुड फाइल ए रिटर्न। ठीक है ना। हाँ, अगर आपको रिटर्न फाइल आपने टैक्स पे किया है, फॉर द रेमिटेंस, और नेक्स्ट ईयर आप रिटर्न फाइल करते हैं, डेफिनेटली यू कैन क्लेम द रिफंड। तो थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो रेपेट्रिएशन के ऊपर आप टैक्स 20% पे कर रहे हैं वो इनकम टैक्स नहीं है, ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। आपने जैसे TDS पे करा है, इंडियन इनकम है आपकी समझो 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर आपने टैक्स पे करा है TDS समझो 20%, 20,000, उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो रेजिडेंट होते हैं उनको वर्ल्ड वाइड इनकम पे यहाँ पे टैक्स पे करना होता है। तो इंडिया की इनकम यहाँ आपकी इनकम में आपकी ऐड होगी, फिर जो आपने इंडिया में टैक्स पे करा वो उसकी आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन रेपेट्रिएशन के ऊपर आपको जो टैक्स लग रहा है भारत में वो इनकम टैक्स नहीं है, उसके ऊपर आपको यहाँ क्रेडिट नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन इंडिया में इफ यू आर फाइलिंग ए टैक्स देन आई थिंक, क्योंकि इतना डिटेल्ड डिस्कशन के लिए लोग आपके पास आएंगे और मैं एक हमारे स्पॉन्सर का संदेश सुनाता हूँ। आपको डिटेल में ये सब अगर पूछना है तो ये जरूर ध्यान से सुनिए। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो श्रोताओं, ये सारे प्रश्न अगर आपको डिटेल में पूछना है तो दर्पण का नाम लीजिए। फर्स्ट विजिट जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको ये फोर्ब्स अकाउंटिंग वाले सारा प्रश्नों का जवाब देंगे। गुप्ता जी ठीक कहा? माय प्लेजर, थैंक यू। तो चलिए बातचीत चलाते हैं, बट उससे पहले एक और स्पॉन्सर का संदेश सुन लें। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। तो गुप्ता जी, हमारी पहेली का कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत अच्छा। 4 के ऑप्शन पे जा रहा जी, आप कह रहे थे नहीं, हमारे सुनने वालों को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। तो मैं एक गीत जो मैं बोल रहा था, कामचोर में ये गीत चूज किया था, उसको थोड़ा सा बजाता हूँ, फिर हम लोग बातचीत जारी रखेंगे। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़ कुछ हजार सुनहरे गाने और कुछ यादें। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। जी हाँ दोस्तों, इसी गीत के जो शुरुआत में ये गीत जो पहेली वाला था उसको यूज किया गया था, और इसके सिंगर हैं चंद्रू आत्मा, जो कि CH आत्मा के ब्रदर थे, छोटे ब्रदर हैं। तो जी हाँ, सही प्रश्न का उत्तर था चंद्रू आत्मा, जिसने अभी गुप्ता जी बताएंगे। सही जवाब जिन लोगों ने दिया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से हम एक धन्यवाद तो खैर सभी को, हाँ सभी को धन्यवाद। जी हाँ, और हम जो है बताएंगे कि कैसे आपको गुप्ता जी एक रैंडमली चूज करेंगे और उनको
$50 का इनाम दिया जाएगा। थैंक यू। तो कई और प्रश्न आए हैं। एक तो एड्रेस पूछा है कि यूनियन बैंक का एड्रेस क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। उनका एक्चुअली मैं कार्ड भी शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में। ये है सिडनी ब्रांच, स्वीट 902 लेवल 9 2020 हंटर स्ट्रीट, सिडनी 2000। तो बिल्कुल विनियर से आप निकलिए और 200-400 कदम पे ही आपको ये मिल जाएगा। और उनका फोन नंबर भी आप नोट कर लो, 9221-2766। तो 02 हो गया जो बाहर से सुन रहे हैं, और 9221-2766। एज ए सेड कि इनका मैं कार्ड भी शेयर कर दूंगा बाद में ग्रुप पे। और अगर किसी को फर्दर जानकारी चाहिए तो राजेश जी आपसे संपर्क करा जा सकता है। और डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अराउंड, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हम लोग भी थोड़ा मीटिंग काफी बिजी रहते हैं, तो अगर आप कॉल भी करते हैं तो अराउंड 12 o'clock के आसपास कॉल करेंगे। आई विल बी एबल टू स्पेयर मोर टाइम। तो 12 से 2 बजे के बीच में जो नॉर्मली मैं देखता हूँ थोड़ा सा, 2 बजे के बाद एक बार इंडिया ओपन हो जाता है तो फिर हमारे इंडिया से काफी बिजनेस आती रहती है। तो हमें इंडियन क्लाइंट्स के भी, क्योंकि हम तो नॉर्मली हम लोग 2:30 बजे के बाद का जो टाइम है वो ज्यादा इंडियन क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, क्योंकि ऑलमोस्ट 30% ऑफ माय बिजनेस इज फ्रॉम इंडियन क्लाइंट्स, तो वो मैं उन लोग के लिए थोड़ा हम लोग को बिजी रहते, तो वी विल नॉट बी एबल टू डिवोट मच टाइम। तो राजेश जी एक और मैं क्विक आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ काफी रिटायर्ड लोग हैं, तो उन लोग को जिनको स्पेशली इंडिया से पेंशन मिल रही है, तो उनको एक लाइफ सर्टिफिकेट, तो उसमें आप कुछ सुविधा प्रदान कर सकते हैं? देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट का जो एस्पेक्ट है ये बहुत ही सेंसिटिव है, और हम इसमें सबसे बड़ा अभी लोगों को दिक्कत भी बहुत हो रही है। गवर्नमेंट भी काफी कुछ कर रही है लोगों के लिए। हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चीज है कि अगर आपका जो पेंशन अकाउंट है, क्योंकि मैं इसलिए अपने ये सवाल, अच्छा मैं धन्यवाद भी कहूंगा कि ये सवाल पूछने के लिए। आपका जो अगर पेंशन अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का किसी भी ब्रांच में है, अच्छा, इंडिया में जैसे मैंने बताया 9,300 ब्रांचेस है हमारे इंडिया में, इंडिया में किसी भी ब्रांच में आपका पेंशन अकाउंट है यूनियन बैंक, आप बेझिझक कहीं मत जाइए, ना वीएफएस जाइए, ना कॉन्सुलेट जाइए, ना किसी जेपी किसी के पास मत जाइए। आप अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आ जाइए। आप जब आएंगे तो आपका फोटो आईडी, पासपोर्ट जो भी है, और आपका पीपीओ जो ना पेंशन ऑर्डर होता है ना, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, अच्छा, पीपीओ जरूर लेके आइए। क्योंकि क्या होता है ना कि पीपीओ वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है फॉर साइनिंग द लाइफ सर्टिफिकेट। फिर एक लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म, ये तीनों लेके आ जाइए। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग काफी एजेड लोग होते हैं, उनको आने में दिक्कत होती है। तो आप फिर भी कोशिश कीजिए अपॉइंटमेंट लेके, हम सही अपॉइंटमेंट दे देंगे। उनका जो कन्वीनियंस के हिसाब से हम अपॉइंटमेंट दे देंगे, और वो आइए, आप साइन करके दे दीजिए, हम इमीडिएटली ऑनलाइन उसको अपलोड भी कर देंगे। आपका पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। अभी कल ही फ्राइडे की बात है, एक सज्जन ने बेचारे काउंसलेट में जाके वहां से अटैच करवा के ही वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू, जी हाँ, ऑलमोस्ट $100 कुरियर चार्ज, और फिर आपको पता नहीं होता कि वहां पहुंचा क्या हुआ, नहीं पहुंचा, वो ये और वो उन्होंने हमारे यहाँ पे यूनियन बैंक में पेंशन अकाउंट, तो मैंने उनको बोला कि वो बेचारे हर साल वहां जाते थे और डायरेक्टली उसको यहाँ से कुरियर करते, तो मैंने बोला नेक्स्ट ईयर से आपके कीजिए, आप पिताजी को लेके हमारे यहाँ आ जाइए और हम आपको कर दें। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका पेंशन होना चाहिए। अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, वहां पे थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि क्या है ना कि फिर सवाल है, यूनियन बैंक के बाद स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर अकाउंट है तो वहां भी आप जाकर कर सकते हैं। अगर दूसरे बैंक में अगर अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक का मैनेजर से बात कीजिए। अगर वो एग्रीएबल है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक का जो अटेस्टेशन है सब जगह यूज होता है, अगर वो एग्रीएबल है, क्योंकि कोई बैंक एग्रीएबल नहीं होते हैं, तो एग्रीएबल है तो हम अटेस्ट करें। लेकिन क्या होता है कि अदर बैंक्स के लिए हमारे यहाँ भी एक फीस है, वो फीस जब आप आएंगे तो हम बताएं, क्योंकि इट्स नॉट ए फ्री। लेकिन यही चीज है कि आपको फिर वेट नहीं करना है, हम तो भी साइन करके हम आपको दे देंगे, आप फिर उसको भेज, फिर वो हम यहाँ से नहीं भेजेंगे, आपको डायरेक्टली भेजना पड़ेगा। चलिए, वेरी गुड। तो गुप्ता जी एक गीत और सुन लें, सुंदर सा। जी,
तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए, सजनवा बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। भैया को बाबू सावन में जो बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दे जो संदेशा भेजा रे। श्रोताओं, इतने खूबसूरत खूबसूरत गीत हैं कि समय जो है तो मैंने थोड़े थोड़े बजा के आपको जस्ट याद दिलाया कि ये सारे गीत भी शैलेंद्र जी के लिखे हुए थे। अब हमारे समय का भी समय समाप्त होने जा रहा है। आप लोग ने सुना, कैसे लगा हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा। तो गुप्ता जी, पहेली का तो सही जो उत्तर था वो था चंद्रू।
चंद्रू आत्मा, जी हाँ, चंद्रात्मा, CH आत्मा जी, चंद्रू आत्मा, CH आत्मा के भाई, CH आत्मा के भाई थे। तो 4 लोगों ने सही जवाब दिया है जी। छाया अग्निहोत्री जी हैं, हेमंत जी हैं, रमेश जी और हेमलता जी, ये हमारे रेगुलर लिसनर भी हैं। तो इसमें से जो जीता है वो इस बार हेमलता जी ने जीता है जी। तो हेमलता जी बधाई हो, और हम आपको संपर्क करेंगे कि कैसे आपको ये कूपन लेना है जी। कैसे संपर्क करना। राजेश जी आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत आज का प्रोग्राम बहुत उपयोगी प्रोग्राम हो गया, बहुत ही उपयोगी हो गया। और किसी को जैसे अभी हमने शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर किसी को और फर्दर जानकारी चाहिए तो उनसे संपर्क करिए। तो चलिए श्रोताओं, एक चलते चलते एक खूबसूरत सा गीत छोड़ के जा रहे हैं, और अगले सप्ताह अगला हफ्ता भी आपका बहुत सुखद हो, ऐसी हम कामना करते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।